तो तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अशोकधर द्विवेदी पूर्व आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं, नवलकांत सिन्हा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम लोगों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आलोक अवस्थी का रुख करने से पहले मैं चाहता हूं कपिल श्रीवास्तव के पास मैं चला जाऊं। श्रीवास्तव साहब, दोनों आरोपी जिनको लेकर के चर्चा हो रही थी, जो आरोपी डरे हुए थे, सुप्रीम अदालत तक पहुंच गए थे कि गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा। कल भी माफिया जब निकला साबरमती जेल से तो कह रहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी। कम से कम सुकून से वो लोग होंगे और आप लोग भी होंगे कि कोई हादसा नहीं हुआ। श्रीवास्तव साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? आ रही है, कहिए। आवाज आ रही है? आ रही है सर, कहिए जी। कुंदन भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम कानून की जो प्रक्रिया है उसका पालन जो है वो सुनिश्चित हो रहा है। अगर किसी ने अपराध किया है तो वो दंड देने का काम माननीय न्यायालय का है। उस प्रक्रिया से गुजरता हुआ ये केस आज इस स्थिति पे पहुंचा है कि कल कोर्ट वर्डिक्ट देगी और ये आजीवन कारावास तक का भी दंड हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, एक्विटल भी हो सकता है जी। क्योंकि हम लोग ना तो जज साहब हैं और ना हम लोग न्यायालय है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यायालय इन्हीं तीन में से कुछ एक करेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कानून से दंडित होता है तो उस देश के कानून की बुलंदगी साबित होती है और पुलिस से लेकर के सरकार और सरकार से लेकर सबसे बड़ी चीज न्यायालय का जो इकबाल है वो कायम होता है। और कानून अपना जब काम करता है तो लोगों के अंदर भय जागता है कि हम अगर कोई अपराध करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की अदालत हमें हमारे किए गए अपराध की सजा देगी। लेकिन जो बीच में टपक जाता है वो कभी कहा नहीं जा सकता कि उसने वो अपराध किया था। नहीं श्रीवास्तव साहब, ठीक है आप जो कह रहे हैं, बात को समझिए। नहीं श्रीवास्तव साहब, आप जो कह रहे हैं कि आप अंतिम समय तक पहुंचते हैं। नहीं श्रीवास्तव साहब, को आप बचा ले जाते हैं। नहीं श्रीवास्तव साहब, आप जो कह रहे हैं बचाने के लिए, श्रीवास्तव साहब आप जो कह रहे हैं उसके साथ में खड़ा हूं। जो आप कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन आम परसेप्शन ये भी है कि फैसला आने में अगर 16 साल लग जाए और जिस प्रकरण में जो गवाह था, जिसके साथ ये हादसा हुआ, जिसे अपहरण किया गया, उसको आखिरी दिन में गोली से उड़ा दिया जाता है, बम से उड़ा दिया जाता है, तो फिर ये कहा जाता है फैसला आने में बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है, आप वकील हैं, आप मैं भी चाहता हूं कि कोर्ट के जरिए न्याय मिले, लेकिन इतना जब वक्त लग जाता है तो आम परसेप्शन जो है थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। नहीं कुंदन भाई, हम लोग जुडिशरी सिस्टम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं कर रहा। जब आप ये प्रश्न करते हैं तो जुडिशरी के सिस्टम पर प्रश्न खड़ा होता है। नहीं, जो अभी आपने कहा 16 साल लग जाता है, देखिए पुलिस का काम और सरकार का काम जो होता है वो आरोप पत्र बना करके और न्यायालय में सबमिट कर देने तक होता है। उस समय तक सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आरोप पत्र बनता है, पुलिस ले जाती है, उसको आहूत करती है माननीय न्यायालय में और फिर न्यायालयी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब न्यायालय की प्रक्रिया तो बाकायदा सीआरपीसी से ही चलेगी, एविडेंस से ही चलेगी। ठीक है, नहीं हम इस बहस में नहीं पढ़ते, चलिए हम इस बहस में नहीं पढ़ते। 16 साल बाद सही, लेकिन फैसला आ रहा, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। आलोक अवस्थी साहब, जो डर था, आशंका थी, शंका थी कि कोई हादसा हो जाएगा इन 1200, 1250, 1300 किलोमीटर के दौरान, वो सब नहीं हुआ और कानून का पालन हो रहा है। कम से कम श्रीवास्तव साहब आप लोगों के साथ खड़े हैं कि कानून का पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज जो श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं, कानूनी प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हम इस डिबेट में हम न्यायालय नहीं बन सकते, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन हमें ये भी देखना होगा यहाँ तक कि यह अतीक अहमद कौन था, इसका क्या आतंक था और सत्ता परिवर्तन के बाद इसकी क्या दुर्गति हुई है। यह वह अतीक अहमद था जिससे हाथ मिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता जाते थे और वो वहां पे उसके कुत्ते से हाथ मिलवाया जाता था। ये फोटो हमने आम देखी है और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से इसी अतीक अहमद और उसके गैंग की हालत कुत्ते से बदतर कर दी गई है। जो अवैध संपत्ति इसने कूट कूट कर कमाई थी
जो अवैध निर्माण इसने कूट कूट करके किए थे, आज उन सब गैंग के मेंबरों के उन संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है और जब्त किया जा रहा है। आज अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी जो जिसके आतंक से उस समय मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और नोएडा के सीईओ राकेश बहादुर होते थे, सीनियर आईएएस अफसर थे। या अतीक अहमद उनके घर में घुस करके मारता है, उनको घर को तहस नहस करता है। सारे आईएएस जो है नाराज थे, कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, लेकिन सत्ता के संरक्षण में अतीक अहमद का कोई बाल बाका नहीं कर पाया था। हमने इसका वो आतंक और जलाल देखा है। वहां के तमाम अपराधियों ने इसके साथ संरक्षण, इसके साथ मिलकर के तमाम लोगों को एक्सटॉर्शन किया, उगाही करी, जमीनों पर कब्जे किए, हत्याएं कराई। यह इसका पेशा था। और आज समाजवादी पार्टी जरूर कानून की दुहाई दे रही है, लेकिन हमने वह भी देखा, दृश्य देखा है कि इस प्रदेश के अंदर एक लाइट मशीन गन पकड़ी जाती है और मुख्तार अंसारी का नाम आता है और सत्ता का शीर्ष से कहा जाता है उस डिप्टी एसपी से कि मुख्तार अंसारी का नाम केस में नहीं आना चाहिए। इतना प्रेशर दिया गया कि उसको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। तो आज दोनों सरकारों का स्पष्ट रूप से, एक सरकार में फल फूल रहा था, कोई भी मुकदमा कोर्ट के सामने नहीं आ पा रहा था। हमारी सरकार के आने बाद सुनवाई शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है या बंद कर दी गई है? नहीं श्रीवास्तव साहब, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज कोई नहीं बंद कर सकता। बंद कर दी गई। हमारे डिबेट में आपकी आवाज कभी बंद नहीं होती। काउंटर का अनलेस अनटिल कि आप नॉन स्टॉप ना बोले, अनलेस अनटिल कि आप नॉन स्टॉप ना बोले, श्रीवास्तव साहब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं दोनों मेहमानों के पास आता हूँ। अवस्थी साहब, श्रीवास्तव साहब, मैं दोनों के पास आता हूँ। द्विवेदी साहब के पास चला जाता हूँ मैं। द्विवेदी साहब, इस गैंग का जो IS 227 जो गैंग है, इसका मोडस ऑपरेंडाई जो है, और इस अतीक अहमद का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये रहा है कि भाई आप क्राइम कीजिए और क्राइम करने के जो गवाह हैं उन्हें डराइए, धमकाइए और फिर उस मामले से निकल जाइए। क्योंकि 44 साल से कोई भी मामले में ये दोषी करार नहीं दिया गया, कोई भी मामला अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं समझना चाहता हूं सर, ये कैसे हो गया, कैसे हुआ ये सब? द्विवेदी साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया है। हेलो जी सर, आइए, आ रही है। हेलो, कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब ऐसे अपराधों में इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट कोर्ट में लगा देती है और ट्रायल जब शुरू होता है तो ये अपराधी देखते हैं कि अगर पुलिस और अभियोजन पक्ष के लोग तत्परता से गवाही कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, ट्रायल आगे बढ़ रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से विलंब करते हैं। किसी न किसी बहाने तारीखें लेते हैं, लंबी तारीखें लेते हैं और कोशिश करते हैं ये विलंब हो। जितना विलंब होता है उस विलंब की अवधि में ये गवाहों को प्रभावित करने की, जैसे तैसे भी प्रभावित करने की, डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दे करके, प्रभावित करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। जब उसमें सफल हो जाते हैं तो इनका ट्रायल में मदद मिलती है। जब ये उसमें लालच में, लोभ में, डराने धमकाने में सफल नहीं होते हैं और ये लगता गवाह गवाही देगा ही जाकर के जिसमें इनको सजा हो जाएगी, तो गवाह की हत्या करने की अपराध ये करते हैं, जैसा कि अभी उमेश पाल वाले मामले में हुआ है। जो है बिल्कुल, ये अभियोजन पक्ष अपनी तरफ से गवाही देता है, दिलाता है कोर्ट में, पुलिस गवाही दिलाती है, लेकिन बचाव पक्ष जो अभियुक्त पक्ष है वो जैसे तैसे कोशिश करके गवाहों को प्रभावित करता है, कभी कभी खरीदने का प्रयास करता, और नहीं होता तो धमका करके जो है अपने पक्ष में उसकी हत्या करके जो है गवाही होने से रोकता है। और जब तक कोर्ट में गवाही नहीं होगी तब तक अपराध के मामले में सजा नहीं हो सकती है। कोर्ट भी बंधी हुई है, कोर्ट पर भी बंधन है, उनको सीआरपीसी के हिसाब से न्यायिक कार्रवाई को करना पड़ता है। ठीक है, तो उमेश पाल की आखिरी गवाही के बाद उनकी हत्या कर दी गई। गनीमत है कि जो उमेश पाल चाहते थे, जीते जी वो देखना चाहते थे कि अतीक अहमद को सजा मिले, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनके मौत के बाद ही सही, अतीक अहमद और उसके कुनबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और चर्चा लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक अभी।